हमर कालीश्वर बेटा 6 धन 12 घट में। हमर कालीश्वर बेटा 6 धन 12 घट में। हमर कालीश्वर बेटा 6 धन 12 घट में। इसका मतलब जानेंगे दोस्तों, ये कोई साधारण ट्रिक नहीं है। हमर कालीश्वर बेटा 6 धन 12 घट में। इसी 12 घट में क्या है? धन है। तो हमर कालीश्वर बेटा 6 धन 12 घट में। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के क्या थे? 9 रत्न थे। कौन कौन? हमर कालीश्वर बेटा 6 धन 12 घट में। मतलब जानेंगे, हमर यानी यहाँ अमर, अमर सिंह, काली से कालिदास, स से शंकु, वर से वर रुचि, बेटा से बेताल भट्ट, 6 से छपनक, याद रखिए, धन से धनवंतरी, 12 से वाराह मिहिर, आ घट से घट खर पर। ठीक है, घट खर पर। अब अमर सिंह ने अमर कोश लिखा। क्या लिखा? अमर कोश। अमर कोश का मतलब क्या है? संस्कृत शब्द कोश, डिक्शनरी संस्कृत के। और कालिदास को कौन नहीं जानता? पहले क्या थे? महामूर्ख थे। जिस पेड़ के डाली पर बैठे थे उसी पेड़ को, डाली को क्या कर रहे थे? काट रहे थे। अब कहानी में नहीं जाऊंगा। तो कालिदास बाद में बड़ा विद्वान हो गए, संस्कृत के महाकवि थे। कवियों में श्रेष्ठ, कवि श्रेष्ठ नहीं तो ये क्या है? कवियों में श्रेष्ठ है कवि। तो इन्होंने लिख दिया अब अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम में क्या है? राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम कहानी, जिसका बाद में इसका राजा दुष्यंत का बेटा क्या होता है? भरत, जो शेर के बच्चा को खिला रहा, आप लोग पढ़े होंगे। और उसी भरत के नाम पर अपने देश का नाम क्या पड़ता है? भारत। रघुवंश की रचना किसने की थी? कालिदास ने। रघुवंश की रचना किसने की थी? कालिदास ने। कुमार संभवम, ये सब इम्पोर्टेंट इनकी रचनाएं हैं। कुमार संभवम, कुमार संभवम में पार्वती और शिव के प्रेम प्रणय का जिक्र है, वर्णन किया है बहुत विस्तार से कालिदास ने कुमार संभवम में। मेघदूत, ऋतुंग संहार और मालविका अग्निमित्रम। आपको मैंने पढ़ाया था शुंग वंश में कि विदिशा का राजा अग्निमित्रम और मालव देश की राजकुमारी मालविका के प्रेम प्रसंग का वर्णन है किसमें? मालविका अग्निमित्रम में। और शंकु ये ज्योतिष विद्या से परिपूर्ण थे। नाम है वररुचि, ये व्याकरण के ज्ञानी थे, व्याकरण थे, ये व्याकरण के ज्ञानी। बेताल भट्ट तांत्रिक विद्या के ज्ञानी थे। सब लोग अपना अपना क्षेत्र में क्या था? माहिर था, एक से बढ़कर एक था। बेताल भट्ट तांत्रिक विद्या के ज्ञानी, छपनक नीतिज्ञ से परिपूर्ण, नीति से परिपूर्ण थे। धनवंतरी आयुर्वेद के ज्ञानी, ये भी बहुत बड़े आयुर्वेद के ज्ञानी थे। पहले चरक के बारे में बताया था, अब आ गए धनवंतरी। वाराह मिहिर ये खगोल वैज्ञानिक थे। आ घट खर पर एक कवि थे। तो पूछ लेता है निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न चाहे दरबार में रहते थे? ये हमेशा पूछा गया है। तो इसके लिए अब यही गीत गाना है। कौन गीत? तो ले लीजिए ये एगो घाड़ा और गाते रहिए। अमर कालीश्वर बेटा 6 धन 12 घट में। हमर कालीश्वर बेटा 6 धन 12 घट में। चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों के बारे में हम लोगों ने अभी अभी जाना। अब थोड़ा सा और जान लेते हैं। उदयगिरी के गुहा मंदिर का निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय का सेनापति
वीरसेन ने बनवाया था। तो उदयगिरी के गुहा मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के सेनापति वीरसेन ने। स्कंद गुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया। आपको पहले भी बताया कि सुदर्शन झील को सर्वप्रथम किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। उसका फिर से पुनः निर्माण रुद्र दामन ने करवाया था। अब फिर जो है स्कंद गुप्त ने। भानुगुप्त के एरन अभिलेख से सती प्रथा का पहला प्रमाण पत्र प्राप्त होता है। यानी सती प्रथा कब से चालू हो गया? तो ये गुप्त काल में ही मालूम हुआ सती प्रथा का प्रचलन, एरन अभिलेख से पता चलता है। और बाल विवाह का भी सर्वप्रथम प्रचलन गुप्त काल में ही हुआ। तो गुप्त काल में सती प्रथा का भी प्रचलन हो गया, बाल विवाह का भी प्रचलन हो गया। और गुप्त साम्राज्य के सबसे बड़ी इकाई को देश कहा जाता था। उस समय जो गुप्त साम्राज्य की जो सबसे बड़ी इकाई होती थी उसको देश कहा जाता था। गुप्तों ने सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के जारी किए जिन्हें दिनार कहा जाता था। तो गुप्तों के सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? दिनार कहा जाता था। लेकिन आपको शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण वंश के चलाए लो, क्योंकि वो हिंदुकुश पर्वत के समीप थे और वहाँ सोना था। तो शुद्ध सोना की बात करें तो कुषाण, और मैंने सबसे ज़्यादा सोना के बात करें मैंने इनका सोना उससे कम क्वालिटी का था और कुषाण वंश का सर्वोत्तम क्वालिटी का शुद्ध सोना का उस लोग सिक्का मैंने चलवाया था। ठीक है, ये बात बता ही दिया कि बाल विवाह का प्रथा गुप्त काल में ही आरंभ हुई। गुप्त साम्राज्य के प्रदेश का गवर्नर कुमारा मात्य कहलाते थे। गुप्त साम्राज्य के प्रदेश का गवर्नर क्या कहलाते थे उस समय? कुमारा मात्य कहलाते थे। और चंडाल को 5वीं शताब्दी में समाज में प्रवेश मिला। और कुछ जो है अभी भी जो समाज हमारा वर्णों में जो बांटा हुआ है, वर्गों में, क्षत्रिय, ब्राह्मण नहीं, अब तो और बहुत सा अनुसूचित, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग। लेकिन पहले क्या था? ब्राह्मण था, क्षत्रिय था, वैश्य था और शूद्र था, 4 था जब वैदिक काल में। तो इसी गुप्त काल में शूद्रों को पहली बार रामायण, महाभारत और पुराण पढ़ने और सुनने को मिला। कभी कभी तो आत्मा जो है कांप जाती है कि कितना अत्याचार उन लोगों पे हुआ और अभी तक इधर तक भी अत्याचार होते रहा है उन लोग पर। बताइए, शूद्र लोग को गुप्त काल में रामायण महाभारत सुनने को मिला। और उतना समय वर्ष पहले अभी अभी शूद्रों की हाल स्थिति वही है। अब दलित चिंतक पढ़िएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि की जूठन, तो सारा देह जो है सिहर जाता है कि कितनी विडंबना है हमारी समाज में और सामाजिक बुराइयाँ, छुआछूत। अब बताइए, चंडाल, एक चंडाल मूवी है, नहीं जानते हैं चंडाल का अर्थ? तो जाओ मिथुन चक्रवर्ती का फिल्म देख लो चंडाल, तो आपको समझ में आ जाएगा कि चंडाल का मीनिंग क्या होता है, चंडाल का अर्थ क्या होता है। चंडाल कहीं का, चंडाल, चंडाल। हमने इस पर एक ट्रिक भी बनाया है, चंडाल। तो चंडाल, इसकी कहानी आपको जो है बहुत पहले जाइएगा, त्रेता युग से पहले कौन युग था? सतयुग था। तो सतयुग में कौन थे? राजा हरिश्चंद्र की कहानी, जहाँ पे अपने बेटे को ले जाते हैं। क्या हमको कहानी थोड़ा मिस कर रहे हैं, लेकिन डोम रहता है वहाँ चंडाल जो अग्नि देता है नहीं। तो ये चांडाल लोग का काम क्या था? मांस खाना और मांस बेचना। तो चंडाल वहीं मुर्दा जो घट्टी होता है ना, वहीं पे लोग चंडाल लोग रहते हैं, अग्नि देते हैं ये लोग।
ठीक है। और इन्हीं अभी भी जैसे सब होता है तो लोग नहीं आता है, लोग डोम वगैरह लोग नहीं आता है, जो मुखाग्नि मन उन्हीं से आगे लिया जाता है, उसी तरह का शायद है चंडाल लोग का भी। तो चंडाल को 5वीं शताब्दी में समाज में प्रवेश मिला। समाज में ये माने ये छुआछूत के शिकार थे लोग, इनको मतलब छूने मतलब हटो हटे दूर छुआने के चलते जो हम किसी को छू न दे, बेचारे उधर मुर्दर घाटिए की तरफ रहते थे, गांव वगैरह में नहीं आते थे। अगर गांव में आना होता था इनको तो ये लोग क्या करते था, लकड़ी का एक टुकड़ा फेंक देता था, ये ताकि मालूम चले कि लोग हट जाए, ताकि हमसे लोग न छुआए। ऐसी स्थिति थी, समझ में आ गई बातें। तो चंडाल अगर गांव में प्रवेश करना होता था उन लोग को तो एक लकड़ी का टुकड़ा फेंक देते थे, ताकि लोग समझ जाए कि चंडाल आ रहा है, जब हम उसे दे हमारा न छुआ। इतना छुआछूत, सब भेदभाव, क्या समाज है। नहीं, चलिए उसमें मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ, आप लोग बहुत ब्रिलियंट है, सब बातें जानते हैं। गुप्त काल में बुद्ध की आदमकद प्रतिमा जो 6 फीट तांबे से बनाई गई, गुप्त काल में। अब आदमी खानी, पहले तो छोटा छोटा ना मूर्ति होता था बुद्ध कहते थे, लेकिन आदम कद, आदमी के कद जैसा, जैसे मेरा एक कद है, इतना बड़ा तांबा के क्या हुआ, महात्मा बुद्ध के प्रतिमा मूर्ति बनाई गई 6 फीट। ठीक है, किससे बना था, तो तांबे से बना था, और जो कि 1 टन का था, वो लगभग 100 केजी का था। कितना का था, 100 केजी का था। ये सुल्तानगंज में मिला था, भागलपुर, बिहार के में एक भागलपुर जिला है, उसी भागलपुर में, भागलपुर के सुल्तानगंज, जहाँ से पानी भर के लोग ले जाता है बाबा धाम, सुल्तानगंज से, तो सुल्तानगंज में मिला था। अभी यह बर्मिंघम में है। जो बर्मिंघम क्या है, ये ब्रिटेन में है, इंग्लैंड है, इंग्लैंड का दूसरा सबसे बड़ा शहर है बर्मिंघम, तो यहीं पे है। तो ये शायद लगता है कि जब अंग्रेज ने यहाँ पे शासन वासन किया तो इसको लेकर वहाँ पर चला गया। 6 फीट जो मूर्ति है महात्मा बुद्ध का, जो भागलपुर के सुल्तानगंज में मिला था। ठीक है, आइए अब हम सब जान लेते हैं गुप्तकालीन रचनाएं और उनके लेखक। तो गुप्त काल में किन किन पुस्तकों की रचना हुई और उनके रचनाकार कौन थे। तो गुप्त काल में कालिदास ने किताबों की झड़ी लगा दी, बहुत सारी रचनाएं की कालिदास ने। अभिज्ञान शाकुंतलम मैंने पहले भी बताया कि इसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला की कहानी है। इनका पुत्र भरत होता है और भरत के नाम से ही भारत पड़ता है। विक्रमो वर्षियम मालविका अग्निमित्रम बताया था इसके बारे में भी, कि इसमें अग्निमित्रम जो पुष्यमित्र का बेटा था और मालविका राजकुमारी थी, इसके प्रेम प्रसंग की कहानी है मालविका अग्निमित्रम। नहीं पढ़े हैं तो जाइए सब पढ़िए, देखिए। रघुवंश कुमार संभव, जिसमें पार्वती और शिव के प्रेम प्रसंग की कहानी है, इसमें मेघदूत, ऋतु संहार, ये सब कालिदास की रचनाएं हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको अपने जुबान पे हमेशा हमेशा के लिए याद रखना। जो मैं कहता हूँ वो जरूर करना, देखना कितने काम का है, तो याद कर लेना। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास, ऐसे ही याद करना। विक्रमो वर्षियम कालिदास, मालविका अग्निमित्रम कालिदास, रघुवंश कालिदास, कुमार संभव कालिदास, मेघदूत कालिदास, ऋतु संहार कालिदास। अब उसके बाद मुद्रा राक्षस देवी चंद्र गुप्तम, ये भी लिखा गया गुप्त काल में। ये किस समय की किताबें हैं, किस समय की पुस्तकें हैं,
तो गुप्त काल के समय की है। मुद्रा राक्षस पहले भी बताया था, विशाख दत्त द्वारा रचित, और देवी चंद्र गुप्तम वहीं आपको बताया हूँ। चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया था, कुमार रामगुप्त ना, यही ना अयोग्य शासक था, रामगुप्त को मार दिया था, वो अयोग्य शासक था। शक लोगों ने इसको पराजित कर दिया, तो ये अपनी बीवी को भी क्या कर दिया था, सौंप दिया था, क्योंकि वो बहुत सुंदर थी। तब चंद्रगुप्त द्वितीय ने भेष बदल कर ना खुद बन गया वो, तो कौन, ध्रुव देवी थी ना, हाँ, ध्रुव देवी का रूप अपना के गया, शक के शिविर में उसका हत्या कर दिया। वहां से आया तो राम गुप्त को भी क्या कर दिया, मार दिया। तो यही कहानी है इसमें देवी चंद्र गुप्तम में। देवी चंद्र गुप्तम जो विशाख दत्त द्वारा लिखी गई पुस्तक है। उसके बाद है मृक्ष कटिकम। मृक्ष, इसमें सारा इंपोर्टेंट है किताबें, ये किसी को नहीं छोड़ना है, सबको याद करना है। मृक्ष कटिकम शूद्रक, किसने लिखा मृक्ष कटिकम को, शूद्रक को लिखा, ठीक है। अमर मृक्ष कटिकम को किसने लिखा, शूद्रक ने लिखा। अमरकोश, अमर सिंह जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न में भी थे, अमर सिंह, अमरकोश संस्कृत का डिक्शनरी है। नाट्य शास्त्र भरत मुनि ने, और कामसूत्र बहुत भी आई है, कामसूत्र वात्स्यायन ने, पंचतंत्र, और सबसे इसमें सबसे ज्यादा भी आई है पंचतंत्र। अब सबसे क्या सब इसमें भी आई है, पंचतंत्र विष्णु शर्मा, पंचतंत्र विष्णु शर्मा, और नीतिसार काम मंदर। तो याद रखेंगे गुप्तकालीन रचनाएं हम उनके लेखक, अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास, मुद्रा राक्षस, कामसूत्र, पंचतंत्र, ये सारी पुस्तकें जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम बिहार वासियों को एक नाम पर जरूर ही गर्व करना चाहिए, वो नाम है आर्यभट्ट का। और हम बिहारी गणित में बहुत ही तेज होते हैं, तो क्यों ना हो, जब हमारे इतने बड़े पूर्वज आर्यभट्ट ने उस समय 5वीं शताब्दी में एक किताब की रचना कर डाली, आर्यभट्टीय नामक गणित पुस्तक की। तो गणित लिख दिया किसने, आर्यभट्ट ने। और वो कहाँ के रहने वाले थे आर्यभट्ट, तो पाटलिपुत्र के नज़दीक तारेगना यानी मसौढ़ी, अभी भी है मसौढ़ी, मसौढ़ी के रहने वाले थे आर्यभट्ट ने। क्या किया, आर्यभट्टीय नामक एक गणितीय पुस्तक लिखी, और इन्हीं ने सबसे पहले शून्य की खोज की। अगर आर्यभट्ट ने शून्य नहीं दिया होता तो कल्पना कर सकते हैं कैसे गिनती करते, कैसे कोई चीज़ लिखा जाता। तो शून्य की खोज, शून्य का ज्ञाता सबसे पहले अगर किसी ने किया तो वो आर्यभट्ट थे। तो क्यों ना हम गर्वान्वित महसूस करें आर्यभट्ट पर, क्योंकि हम भी बिहार वासी है, तो वो बिहार के रहने वाले हैं, इसलिए आर्यभट्ट पर हमें नाज है, गर्व है। और उन्होंने ही बताया कि पृथ्वी गोल है, यह अपनी धुरी पर घूमती है और इसकी छाया चंद्रमा पर पड़ती है तो चंद्र ग्रहण लगता है। ठीक है।